अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊँगी उसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। और इसमें बेसिकली हम IUPAC के मुताबिक यानी इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के तहत हम रूल्स पढ़ेंगे नेमिंग के अल्कीन्स की, ठीक है। और इसके बेसिकली 6 हैं, लेकिन कुछ और 2 एडिशनल रूल्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल के साथ। ये जो आपकी ब्लू लाइन में लिखा हुआ है, ब्लू राइटिंग में ये रूल होगी, ठीक है। ये देखिए आगे जा चल के ये जितने भी ब्लू लाइन से लिखे हैं सारे रूल्स हैं, ठीक है। 8 रूल्स हैं, 6 तो मस्ट है सारों में, और 2 एडिशनल आप पढ़ें ताकि कोई कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए, ठीक है। सबसे पहला रूल ये है कि आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम को, जैसे आपको पढ़ के बताती हूँ, ब्रांच चेन अल्केन्स आर नेम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। लोकेट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम, दिस चेन डिटर्मिन्स द पेरेंट नेम फॉर अल्कीन। थोड़ा सा मैं बड़ा करके बता देती हूँ। लोकेट द लॉन्गेस्ट continuous chain of carbon atom, this chain determines the parent name for alkane. We designate the following compound as hexane because the longest continuous chain contains 6 carbon atom, ठीक है। आपके पास कोई भी अल्केन होगा, उसमें आपने लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी और कॉन्टीन्यूस यानी कॉन्टीन्यूस चेन को लोकेट करना है, ढूंढना है, ठीक है। और जो उस लॉन्गेस्ट चेन में जो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, सबसे पहला काम ये कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है। अब उस लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन एटम्स होंगे, उस कार्बन एटम के नंबर से आपने अल्केन का पेरेंट नेम यानी मेन नेम आपने वहाँ से निकालना है, ठीक है। वो मैंने आपको कल भी बताया था कि आपने क्या करना है, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसका कोई मतलब उस जो भी नंबर होगा उसको कोई लैटिन या ग्रीक नाम भी तो होगा ना, उसके आगे आपने एन लगा देना है। तो इस तरह आपने उसका पेरेंट नेम अल्केन का डिराइव करना है। वही कह रहे हैं, जैसे आपके सामने फॉलोइंग कंपाउंड है, इसको हम हेक्सेन कहेंगे, 6 कार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 6 कार्बन्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको हेक्सेन का नाम देंगे, ठीक है। द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन, वही बात है, इसको फर्दर कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्गेस्ट जिस तरह फार्मूला लिखा होता है ना आपकी बुक में, उससे आपको लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन वाजे नहीं हो रही होती, तो इसमें थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी होगी। तो ये इन्होंने ये बात बताई है, द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन मे नॉट ऑलवेज बी ऑब्वियस फ्रॉम द वे द फार्मूला इज रिटन। कभी कभी फार्मूला ऐसा लिखा, इस तरह से ट्रिकी अंदाज में लिखा होता है कि उससे आप बज़ाहिर आप उसको देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसकी लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन कौन सी है। नोटिस फॉर एग्जांपल दैट द फॉलोइंग अल्केन इज डेजिग्नेटेड एज हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब है 7 कार्बन वाली चेन, बिकॉज द लॉन्गेस्ट चेन कंटेन्स 7 कार्बन एटम। अब ये जो फार्मूला जिस तरह लिखा हुआ है, ज़रा आप इसको ज़रा खोल के देखें, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग ना लड़ाए तो आप बज़ाहिर तो आप ये कहेंगे इसको देख कर कि भी लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन जो है वो 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। इसको आप सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे, जैसे ऊपर वाले में ये सब्स्टिट्यूएंट था ना और ये चेन थी, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग नहीं आप यूज़ करेंगे तो आप यही कहेंगे कि ये जो लॉन्गेस्ट चेन है ये हेक्सेन है। क्यों? क्योंकि जो फार्मूला जिस तरह लिखा हुआ है इसके मुताबिक ये हेक्सेन ही आपको दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6, और आपने इस ग्रुप को बना दिया सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन एक्चुअली इन रियलिटी लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन 6 कार्बन पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन 7 कार्बन पर मुश्तमिल है। आप इस तरह से निकालें, ये देखें लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन ऐसे ढूंढेंगे। मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके बताती हूँ, ये वाली, ये जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, यहाँ से जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये है लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन टेढ़ी करके भी तो लिखी जा सकती है ना, ठीक है। तो इस केस में उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ यूज़ की है। उन्होंने क्या किया, चेन को थोड़ा टेढ़ा करके रख दिया। तो लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन जो है वो 7 कार्बन पर मुश्तमिल है, और ये मैं आपको पॉइंट आउट करके भी बता रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ये तो ऐसे है ना कि जैसे कोई रस्सी है ना, उसको आपने स्ट्रेट प्लेस नहीं किया बल्कि आपने थोड़ा सा टेढ़ा करके प्लेस किया, लेकिन है तो लेंथ पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना। तो इसी तरह इसकी जो लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन ये वाली है, ये जो ऊपर लिखी है ये नहीं है, ठीक है। ये जो ऊपर 1 2 3 4 5 6 है, ये वाली नहीं है, हेक्सेन नहीं है बल्कि हेप्टेन है, क्योंकि ये इस तरह फार्मूला इस तरह ट्रिकी अंदाज में लिखा है, लेकिन असल में 1 2 3 4 5 6 7। तो इस केस में लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन 7 कार्बन पर मुश्तमिल है, और उसके बाद जब ये लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन होगी तो ये वाला ग्रुप जो है ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा।
ठीक है। बज़ाहिर अगर हम अपना दिमाग नहीं यूज़ करेंगे तो हम देख के ये कहेंगे कि ये एक हेक्सेन लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, यानी साइड ग्रुप है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें तो हमें पता चलेगा कि जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन है वो ये वाली है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला जो है ये वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक, समझ आ गए। नेक्स्ट हम नंबर 2 रूल पढ़ रहे हैं, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियरर द सब्स्टिट्यूएंट। अब आपने फर्स्ट काम, जो पहला काम है वो आपका हो गया। आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन डिटेक्ट कर लिए, चाहे वो बाज़ औक़ात तो बिल्कुल ऐसी वाज़ेह लिखी होती है तो आप पहचान लेते हैं, बाज़ औक़ात जैसे इस फार्मूले में टेढ़ी करके लिखी थी तो आपने डिटेक्ट कर ली। दूसरा आपके पास जो अहम टास्क है वो आपने नंबरिंग करनी है, ठीक है। पहला आपने मार्कर चेक, ऐसे ना कोई पज़ल गेम जैसे सॉल्व करते हैं तो आपने कोई एक पहला टास्क आपने परफॉर्म कर दिया। ये भी एक पहला टास्क है कि सबसे पहले तो आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन ढूंढनी है, चाहे आपको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल, कभी कभी बिल्कुल वाज़ेह होता है, जैसे ऊपर वाले फार्मूले में वाज़ेह थी लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन, ठीक है, लेकिन नीचे में वाज़ेह नहीं थी, थोड़ा सा आपने दिमाग यूज़ किया तो आपको पता चल गया कि लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन कौन सी है, ठीक है। लेकिन अच्छा, ये आपने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट काम ये है, ये मैं रूल नंबर 2 पढ़ती हूँ, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियरर द सब्स्टिट्यूएंट। आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन डिटेक्ट कर ली है, अब आपने उसकी नंबरिंग करनी है 1 से लेके सो ऑन। लेकिन आपने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि हर चेन के दो कोने होते हैं ना, हर चेन की जो ओपन चेन होती है उसके 2 सिरे होते हैं, एक और दूसरा, ठीक है। आपने उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पर उस चेन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट भी तो अटैच होगा ना, ठीक है। अब अगर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी किसी भी सिरे से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। समझ आ रही है? अगर आपकी जो चेन है उसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आप किसी भी एंड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो चेन है उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जैसे ये वाला ये लगा हुआ है, तो आपने उस कोने से, चेन की उस सिरे से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, यानी छोटे से छोटा नंबर मिले, ठीक है। तो आपने नंबर द लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियर द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। आपने वहाँ से उस सिरे से आपने उस चेन की उस सिरे से नंबरिंग करनी है जिसके करीब सब्स्टिट्यूएंट करीब हो, ताकि सब्स्टिट्यूएंट को उस सिरे से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब से करीब तर हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो है सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा नंबर, ये हमारा मकसद है देने का। अप्लाइंग दिस रूल वी नंबर द 2 अल्केन्स शोन अबव इन द फॉलोइंग वे। वही कह रहे हैं, ऊपर जो हमने 2 अल्केन्स दिखाए थे ना, ये वाले, तो हम इसको इस रूल्स के तहत हम इसकी नंबरिंग ऐसे करेंगे, जैसे कि ये वाला जो ये था अल्केन, ये यहाँ पे दिखाई गया। अब देखिए, अब आपके पास इधर ये ऊपर वाला जो ये अल्केन है, ये नीचे इधर इंडिकेट किया है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप इस कोने से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इस कोने से भी। लेकिन और ये सब्स्टिट्यूएंट है, जब आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो इसको सेकंड पोजीशन वाले कार्बन के साथ अटैच होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये सब्स्टिट्यूएंट 5th कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की ताकि ये इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उस मतलब चेन के करीब से करीब था और उसको छोटे से छोटा नंबर मिले। इसी तरह ये वाली चेन हमने जो है लोकेट की थी इस वाले कंपाउंड में 1 2 3 4 5 6 7। अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी। लेकिन अगर हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है ना इस केस में, तो इसको ये 5th कार्बन के साथ अटैच होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट 3rd कार्बन के साथ अटैच होगा। तो हमने नंबरिंग वहाँ से करनी है स्टार्ट जहाँ पर उस चेन के साथ अटैच जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको छोटे से छोटा नंबर मिले, ठीक है। तो आई होप ये वाला रूल क्लियर है। अब हम रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं। यूज़ द नंबर्स। अब आपने पिछला जो रूल अप्लाई किया है उसमें एक फ़ायदा ये भी हुआ, आपने 2 काम तो कर लिए फर्स्ट 2 रूल्स के तहत। एक तो आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन डिटेक्ट की और उस चेन का जो आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन डिटेक्ट की उससे आपने उसका पेरेंट नेम अल्केन का लोकेट किया कि पेरेंट नेम कौन सा होगा, ठीक है, मेन नेम क्या होगा,
कितने कार्बन वाला अल्केन होगा। दूसरा आपने ये किया कि आपने नंबरिंग की, और नंबरिंग के लिए मैंने कहा कि आपने उस सिरे से नंबरिंग स्टार्ट की जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर मिले, यानी जिस सिरे से सब्स्टिट्यूएंट जो है वो चेन के करीब तर हो, जिस सिरे के करीब तर है सब्स्टिट्यूएंट, वहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट की। तीसरे में आपने ये किया, ये जो आपने सेकेंड रूल अप्लाई किया है, इसकी वजह से जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी एक लोकेशन आपने डिटेक्ट कर ली है। ये जो आपने सेकेंड रूल अप्लाई किया है उसकी वजह से जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको एक लोकेशन मिल गई। मिसाल के तौर पर ये जो आप पहले नीचे वाला कर ले, ये जो आपने ये वाला रूल है, इससे आपको पता चल गया कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है यानी मिथाइल ग्रुप है ना, ये पता चल गया ये सेकंड पोजीशन वाले कार्बन के साथ अटैच है, और ऊपर वाले पे आपको ये पता चल गया ये वाला मिथाइल ग्रुप थर्ड पोजीशन वाले कार्बन के साथ अटैच है। तो सेकेंड रूल अप्लाई करते हुए आपने सब्स्टिट्यूएंट को भी पोजीशन दी। जो सेकेंड रूल अप्लाई किया उसकी मदद से ना सिर्फ आपने चेन की नंबरिंग की है बल्कि आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी लोकेट कर दी है। ठीक है, तो हम इसी से थर्ड रूल इसी से रिलेटेड है। कह रहे हैं यूज़ द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ रूल नंबर 2 टू डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। इससे आपने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की लोकेशन को डेजिग्नेट कर दिए। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, समझ आ गई। यूज़ द नंबर्स ऑब्टेन बाय द एप्लीकेशन ऑफ रूल नंबर 2 टू डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो आपने जो रूल नंबर 2 अप्लाई किया है इसका फ़ायदा ये है कि आपने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन को भी डेजिग्नेट कर दिया कि ये किस की लोकेशन को भी डेजिग्नेट कर दिया कि ये किस कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, अब आपने नेमिंग करनी है। तो जो पेरेंट नेम नहीं है जो आपने रूल नंबर 1 के तहत आपने डिराइव किया था, पेरेंट नेम यहाँ पे रूल नंबर 1 से जो आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन से डिराइव किया था, तो आपने नेक्स्ट वो लिखा है कि पेरेंट नेम जो होगा, पेरेंट नेम जो आपने रूल नंबर 1 से डिराइव किया था यानी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन के मुताबिक जो डिराइव किया था, जो पेरेंट नेम है उसको सबसे आखिर में लिखेंगे और जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम है वो पहले लिखेंगे। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से पहले प्रोसीडेड बाय अ नंबर, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से पहले आप एक हाइफन यूज़ करेंगे, उस हाइफन से पहले आप यूज़ करेंगे नंबर। वो नंबर ये बता रहा होगा कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ये कॉन्टिन्यूस चेन में किस जगह अटैच है। समझ आइए, तो दोबारा आपको बता देती हूँ कि आपने पेरेंट नेम यानी जो आपने रूल नंबर 1 से डिराइव किया था वो आप नाम में आखिर में लिखेंगे पेरेंट नेम को, और जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम है वो उससे पहले लिखेंगे, जोड़ के रखेंगे। और जो इसी तरह जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का जो नंबर है वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से पहले लिखेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के नाम से पहले आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नंबर लिखेंगे। ठीक है, पेरेंट नेम आखिर में और पेरेंट नेम से पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जिस पोजीशन पे अटैच है ना, जिस कार्बन के साथ भी अटैच है। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जिस पोजीशन वाले जिस नंबर वाले कार्बन के साथ अटैच है उसका नंबर आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के नाम से पहले लिखेंगे, और जो आपने नंबर जो है लोकेट करेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का चेन के ऊपर, उनके दरमियान हाइफन यानी डैश आप यूज़ करेंगे, ये वाली हाइफन। ये थोड़ा सा मैं हाँ जी, ये देखिए इसके पहले, और ये जो नाम है ना, ये जो नंबर है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नंबर, इसमें और जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम है इसके दरमियान आप एक हाइफन यूज़ करेंगे। ये बात समझ आइए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के नंबर, इनके दरमियान आप हाइफन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं द पेरेंट नेम इज़ प्लेस लास्ट एंड द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रोसीडेड बाय अ नंबर designating its location on the chain is placed first. ठीक है, numbers are separated from the words by hyphen। जो नंबर है ना वो वर्ड से सेपरेट होगा by a hyphen। ठीक है, the systematic name of two compounds shown above will then be। ये बात समझ आ गई है। पेरेंट नेम को आपने वही बात है लास्ट में लिखा और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को पहले लिखा। तो ये अब ये आपको मैं दो कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये और ऐसे ये वही है जो आपने शुरू में किए। ये जो इधर जो रूल नंबर 1 में 2 थे, रूल नंबर 2 में भी यही 2 थे ऐसे एग्जांपल, और रूल नंबर 3 में भी यही 2 कंपाउंड्स आपको बता रहे हैं। ठीक है,
ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। रूल नंबर 1 में भी यही 2 कंपाउंड्स थे, रूल नंबर 2 में भी यही 2 थे और रूल नंबर 3 में भी यही थे। अब आपने क्या करनी है, नेमिंग, वो कहते हैं नेमिंग का तरीका क्या है, क्या करना है आपने, ये करना है कि आपने ये जो नेमिंग की है, यानी वही जो फर्स्ट रूल के तहत आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन डिटेक्ट कर ली, फिर आपने नंबरिंग भी कर ली। अब आपको ये पता चल गया है कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मिथाइल ग्रुप है और ये 3rd पोजीशन पे है। रूल 1 और 2 से आपने लोकेशन लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन डिटेक्ट कर ली, जिससे आपको पेरेंट नेम पता चल गया जो कि हेप्टेन है, ठीक है। रूल नंबर 2 के तहत आपने इसकी नंबरिंग की, तो आप 1 2 3, इससे आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की भी लोकेशन पता चल गई कि 3rd पोजीशन वाले कार्बन के साथ अटैच है। अब और ये भी पता चल गया ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ये मिथाइल ग्रुप है। अब आप इसकी नेमिंग ऐसे करेंगे कि हेप्टेन आपने आखिर में लिखा, हेप्टेन से पहले आपने मिथाइल ग्रुप का जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ये वाला, इसका नाम लिखा, हेप्टेन आखिर में लिखा, हेप्टेन आखिर में लिखा, हेप्टेन से पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखा। अच्छा ये अच्छा, अब आपने ये ज़रा ध्यान रखें, जब भी इंग्लिश में भी एक फार्मूला होता है, जब भी हम कोई नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल लिखते हैं। तो ये इस तरह, ये पूरा नाम तो आपने लिख दिया ना वर्ड्स में, तो इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट आप कैपिटल करेंगे, ये एक असूल है। अगर आपने ये ना किया तो आपके नंबर कटेंगे। ये क्वेश्चन आता है नेमिंग का, तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, बाज़ औक़ात वो नेमिंग बिल्कुल ठीक करते हैं लेकिन फ़र्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल नहीं करते, तो इस वजह से नंबर करते हैं। तो मिथाइल का हम कैपिटल करेंगे, ठीक है। देन आपको ये पता है कि मिथाइल ग्रुप 3rd पोजीशन के साथ अटैच है। आपने इससे पहले, ग्रुप से पहले उसका नंबर इंडिकेट करना है और इसके दरमियान हाइफन को इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसी तरह दूसरे का इसके ऊपर देखते हैं, दूसरी एग्जांपल में वही बात है। आपने ये तो खैर ऑब्वियस थी, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये हेक्सेन था और आपने इसकी पोजीशन भी कर दी। इस तरह आप इस तरह करें या इस तरह करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस केस में। आप इसकी नंबरिंग इस तरह करते या इस तरह करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसकी नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट करते तो वही रहती, यहाँ से स्टार्ट करते तो वही रहती। बहरहाल ये हेक्सेन था। अच्छा, इसमें आपको ये पता चल गया, अगर आप यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट करते ना तो तब भी यही मिथाइल, यही सब्स्टिट्यूएंट होता और यही लोकेशन होती है इसकी। तो खैर इन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी करके लिखा है। इस केस में 1 2 3 4 5 6 ये हो गया हेक्सेन पेरेंट नेम, सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और ये दोनों आपने मिला के रखें, इनके दरमियान गैप नहीं है। ऊपर वाले में भी देखें गैप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट नेम में लास्ट सब्स्टिट्यूएंट होता है और पेरेंट नेम में गैप नहीं होता। मिथाइल हेक्सेन लिख दिया, एम कैपिटल कर दिया। अब ये मिथाइल जो ग्रुप है ये 2nd पोजीशन वाले कार्बन के साथ अटैच है, तो 2 लिखा और दरमियान में हाइफन यूज़ कर, ठीक है। देन ये नंबरिंग हो गई। देन है रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, जब आपके में जो है, और अच्छा इसके साथ एक और फर्दर आप एडिशन कर ले रूल नंबर 4 में, जब जो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं। रूल नंबर 4 और 5 में हम पढ़ेंगे नेमिंग का तरीका, रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन आप 1 4 और 5 के ऊपर लिख दें व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट। समझ आ गई, ये बात लिखें। अच्छा अब हम आगे पढ़ते हैं। व्हेन 2, अच्छा ये जो रूल नंबर 3 है इसकी जो नेमिंग थी ये आसान थी। क्यों? रूल नंबर 3 के अंदर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद था। रूल नंबर 4 और 5 में हम ये पढ़ेंगे कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होंगे, ठीक है। इसी तरह रूल नंबर 6 में हम पढ़ेंगे इस रूल नंबर 6 में भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स पढ़ेंगे, लेकिन रूल नंबर 6 के तहत वो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो डिफरेंट, वो एक नेचर के हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 इस लिहाज से उसकी नेमिंग आसान थी कि रूल नंबर 3 में सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद था। रूल नंबर 4 और 5 में यह है कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, और प्लस रूल नंबर 4 और 5 में आप ये भी जहन में रखिए कि जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं, रूल नंबर 4 और 5। जबकि रूल नंबर 6 में जो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये ज़्यादा है, वो कुछ उनमें कुछ मिलता जुलता भी है, ठीक है। तो रूल नंबर 4 और 5 पढ़ते हैं। व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, गिव ईच सब्स्टिट्यूएंट अ नंबर corresponding to its location on the longest chain। जब एक चेन है उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, ठीक है, आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन डिटेक्ट कर ली, आपने नंबरिंग भी कर ली। अब आपको पता चला है कि आपकी चेन में 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो हर सब्स्टिट्यूएंट देखें एक ख़ास
कार्बन के साथ अटैच होगा ना, एक ख़ास नंबर ऑफ कार्बन के साथ अटैच है। गिव ईच सब्स्टिट्यूएंट अ नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स लोकेशन ऑन द लॉन्गेस्ट चेन। हर सब्स्टिट्यूएंट जो है ना इस चेन में किसी न किसी पोजीशन के कार्बन के साथ अटैच है। जिस पोजीशन के कार्बन के साथ अटैच होगा वही उस सब्स्टिट्यूएंट का नंबर होगा। समझ आ रही है? तो आपने हर सब्स्टिट्यूएंट को एक नंबर देना है कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स लोकेशन ऑन द लॉन्गेस्ट चेन। कैसे, वो नंबर कैसे इंडिकेट करना है? वो सब्स्टिट्यूएंट जिस भी पोजीशन के कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन का जो नंबर है वही उस सब्स्टिट्यूएंट का नंबर है। फॉर एग्जांपल, और एक और बात, आपने ऐसे लिखना है जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है उसकी पोजीशन आपने पहले लिखनी है, चाहे वो बाद में भी हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट बाद में हो, लेकिन जो अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है, चाहे वो छोटा हो वो बड़ा हो, चेन में पहले आ रहा हो या बाद में आ रहा हो, यानी छोटा हो सब्स्टिट्यूएंट या बड़ा हो, चेन में पहले आ रहा हो या बाद में हो, जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेट जिसका अल्फ़ाबेटिकल नेम ऐसा हो कि ABC में उसका फर्स्ट लेटर पहले आ रहा है उसकी पोजीशन आपने पहले इंडिकेट करनी है, और जिस सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो है उसका फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट्स में बाद में आ रहा है उसकी पोजीशन आपने बाद में इंडिकेट करनी है। तो मिसाल के तौर पे आप ये वाली देख लें, इसमें सबसे पहले रूल नंबर 1 और 2 के तहत आपने देखे लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन आपने निकाल ली जो कि थी हेक्सेन। फिर आपने नंबरिंग की, आपने नंबरिंग उस जगह से की जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर लिखे। देखिए अगर आप यहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ना 1 2 3 तो इसको 3rd पोजीशन मिलती, इसको 5 मिलती, लेकिन जब आपने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है तो इसको 2 पोजीशन मिली, इसको 4। तो आपने वहाँ से नंबरिंग करनी थी जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम पोजीशन मिले, यानी जिस कोने से सब्स्टिट्यूएंट्स क्लोज हो चेन के, ठीक है, एंड ऑफ चेन के करीब करीब हो। इसके बाद अब आपके पास जब आपने इस तरह की, अब आपके पास इस चेन में दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, एक ये वाला 2 कार्बन पे मुश्तमिल जिसको हम इथाइल ग्रुप कहेंगे, और एक कार्बन पे मुश्तमिल जिसे हम मिथाइल ग्रुप होंगे। इथाइल ग्रुप का फर्स्ट लेटर होता है E, ठीक है, और मिथाइल ग्रुप का फर्स्ट लेटर होता है M। ऑल्दो इथाइल ग्रुप बड़ा है, ठीक है, और ये जो है इसकी जो लोकेशन है ये 4th पर है, और मिथाइल ग्रुप छोटा है और इसकी लोकेशन जो है वो 2 पे है। लेकिन हम चूँकि इथाइल ग्रुप का फर्स्ट लेटर E है जो कि अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है, तो हम ये करेंगे कि इथाइल ग्रुप की पोजीशन को हम पहले इंडिकेट करेंगे, और मिथाइल ग्रुप की जो मिथाइल ग्रुप है ऑल्दो वो छोटा ग्रुप है और उसकी पोजीशन भी क्लोज है, 2 पे है, लेकिन चूंकि उसका फर्स्ट लेटर M बाद में आ रहा है ABC के लिहाज से, तो हम उसकी पोजीशन बाद में इंडिकेट करेंगे। तो ये देखिए जैसे आपकी इस ग्रुप में किया हुआ है, ये हेक्सेन मेन नाम है, हेक्सेन मेन नाम था, ठीक है। आपने सबसे पहले इसमें इथाइल ग्रुप की पोजीशन इंडिकेट की, तो ये आपने लिखा 4। आपको पता है ना ग्रुप की पोजीशन को फिर सेपरेट आउट क्यों आपने इसको 4th पोजीशन क्यों दी, क्योंकि 4th पोजीशन के कार्बन के साथ अटैच है। 4- इथाइल। अब इथाइल का E कैपिटल क्यों लिखा है? मैंने आपको कहा था कि जैसे हम इंग्लिश में भी ये कहते हैं, कोई नाम लिखते हैं तो कोई जुमला स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, तो इथाइल का E आपने कैपिटल लिखा क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड है। अच्छा, 4- इथाइल का E कैपिटल, उसके बाद फिर हाइफन यूज़ की, क्यों? क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, डैश। अब आपने मिथाइल की पोजीशन इंडिकेट की 2, उसके बाद डैश, फिर हाइफन यूज़ की, फिर आपने लिखा मिथाइल, और देखिए जो लास्ट सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है ना उसके साथ आप पेरेंट नेम को सिंपल अटैच कर देते हैं, कोई गैप नहीं होता, मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। वही उन्होंने इधर बात बता दी है, द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स शुड बी लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली। वही वजह मैंने बात बताई, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को आप अल्फ़ाबेटिकली इंडिकेट करेंगे, इथाइल बिफोर मिथाइल ग्रुप, इन डिसाइडिंग ऑन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, इन डिसाइडिंग एंड ऑन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसरिगार्ड मल्टीपल प्रीफिक्सेस सच एज डाई एंड ट्राई। वो यही बात कह रहे हैं, जब आप अल्फ़ाबेटिकली आप अरेंज करते हैं, आप इस चीज़ को नहीं देखते कि वो ग्रुप बड़ा है या छोटा है, वो ग्रुप पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, या उस सब्स्टिट्यूएंट की तादाद कितनी है, आप ये भी नहीं देखते। कभी कभी कोई होता है, कोई सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है,
ठीक है। लेकिन क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट उसका जो मेन नाम है, आप प्रीफिक्स डाई और ट्राई के बेस पे उसकी लोकेशन को इंडिकेट नहीं करेंगे। आप उसके अगर देखो वो ग्रुप 2 या 3 दफ़ा मौजूद है तो आप डाई या ट्राई यूज़ तो करेंगे, लेकिन आप जो असल नाम है ना, असल नाम उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट के बेसिस पर आप उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। बेशक अगर इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप 2 दफ़ा भी हो तो डाई मिथाइल ग्रुप है ना, लेकिन आप डी की बेस पे उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इंडिकेट नहीं करेंगे, बल्कि एम जो उसका मेन नाम है उसके बेस पे उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इंडिकेट करेंगे। सो आप जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बेस पे अरेंजमेंट करते हैं तो आप ये नहीं देखते हैं कि वो ग्रुप बड़ा है या छोटा है, वो चेन में पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, वो ज़्यादा तादाद में है या कम तादाद। आपने जस्ट अल्फ़ाबेटिकली उस ग्रुप का नाम देखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेटिक के लिहाज से पहले, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 5, रूल नंबर 5। अच्छा, मैंने आपको कहा था ये रूल नंबर 4 और 5 की केसेस वो हैं जब जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट नेचर के, इसमें भी देखें इथाइल और मिथाइल डिफरेंट नेचर के। रूल नंबर 5 में भी हम ये पढ़ेंगे कि अच्छा रूल नंबर 4 में क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट भी हैं और अलग-अलग कार्बन के ऊपर भी अटैच। ये बात समझ आइए। तो मैंने आपको कहा था कि रूल नंबर 4 और 5 में हम ये पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज़्यादा होने के अलावा वो डिफरेंट नेचर के भी हैं। अच्छा, रूल नंबर 4 में क्या ऐसी बात है? रूल नंबर 4 में ये बात है कि जो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये 2 अलग कार्बन के साथ अटैच है। 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं भी डिफरेंट और ये 2 अलग कार्बन के साथ अटैच है। जबकि रूल नंबर 5 में ये है कि ना से 2 सब्स्टिट्यूएंट्स 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट नेचर के होंगे, बल्कि उसमें ये होगा बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स या एक ही कार्बन के साथ अटैच होंगे। समझ आ रही है? तो जो 22 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम्स यूज़ द नंबर ट्वाइस। तो आपने नंबर यानी आपने फिर भी ये नहीं कि अगर बेशक 2 सब्स्टिट्यूएंट्स एक कार्बन के साथ अटैच है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने लोकेशन को आपने जो है वो इग्नोर कर देना है। आपने फिर भी उसकी लोकेशन का नंबर 2 दफ़ा इंडिकेट करना है, ठीक है। जब 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं लेकिन वो अटैच एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो आपने क्या होगा उस कार्बन की लोकेशन को 2 दफ़ा लिखना है। ये बात समझ आई? जैसे उन्होंने लिखा है यूज़ दैट नंबर ट्वाइस, यानी वो 2 सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन के साथ अटैच है तो आपने उसकी लोकेशन को 2 दफ़ा इंडिकेट करना है। तो इसको मैं अब उससे एग्जांपल से ही बताती हूँ। when two substituents, ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स की बात हो रही है, आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम यूज दैट नंबर ट्वाइस। तो जैसा कि इसमें बताया गया है वही रूल नंबर 1, 2, जैसे लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन थी ये हेक्सेन थी, आपने इसकी नंबरिंग भी ऐसे की कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले। इधर से अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करते तो इसको इन दोनों को 4th पोजीशन मिलती, इधर से नंबरिंग स्टार्ट किए तो इनको 3rd पोजीशन मिली है, ठीक है। अब आप ये देखते हैं इस केस में वही बात है कि 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं। देखिए एक साइड पे ये मिथाइल ग्रुप है और एक साइड पे इथाइल ग्रुप है। ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप भी 3rd कार्बन के साथ अटैच है और इथाइल ग्रुप ये वाला 2 कार्बन ये भी 3rd कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो आपने लिखना यही वही वाली बात है कि इथाइल ग्रुप चूँकि उसका जो फर्स्ट लेटर है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है तो आप उसकी पोजीशन पहले इंडिकेट करेंगे। मिथाइल ग्रुप जो है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में एम बाद में आता है तो आप उसकी पोजीशन बाद में इंडिकेट करेंगे। लेकिन हाँ, चूँकि ऑल्दो ये सेम कार्बन के साथ अटैच है तो लेकिन आप दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की जब पोजीशन बता रहे होंगे तो 2 दफ़ा उसका नंबर इंडिकेट करेंगे। मिसाल के तौर पर ये कार्बन है 3 इथाइल। वो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट जो नाम होता है उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लिखना है, 3 इथाइल, फिर -3 मिथाइल हेक्सेन, ओके। अब हम रूल नंबर 6 पढ़ेंगे। रूल नंबर 6 में बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स आइडेंटिकल होते हैं। रूल नंबर 4 और 5 के केस में क्या था, सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट थे। रूल नंबर 6 में 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे। तो आपने इंडिकेट करना है बाय द यूज़ ऑफ डाई, ट्राई एंड सो ऑन। तो इसमें एक एडिशनल आपने प्रीफिक्स यूज़ करना है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स एक तरह के होंगे तो आपने सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम से पहले
अगर तो वो सब्स्टिट्यूएंट 2 है एक जैसे, तो आपने डाई यूज़ करना है। अगर एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट तीन दफ़ा रिपीट हो रहे हैं कहीं पर भी तो आपने ट्राई यूज़ करना है, ठीक है। देन मेक सर्टेन दैट ईच एंड एवरी सब्स्टिट्यूएंट हैज़ अ नंबर। फिर आपने इस बात को यकीन बनाना है कि हर सब्स्टिट्यूएंट को आपने एक नंबर डिनोट किया। कॉमास आर यूज टू सेपरेट नंबर्स फ्रॉम ईच अदर। तो जैसा कि आपको ये मैं बता देती हूँ, इस केस में भी आपके पास 2 केसेस हैं। अच्छा, जब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स एक तरह के होंगे और रिपीट होंगे 2 या 3 दफ़ा, तो आपने प्रीफिक्स डाई एंड ट्राई यूज़ करना है। इसी तरह आपने इस केस में भी बेशक सब्स्टिट्यूएंट एक तरह के हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पोजीशन एक दफ़ा इंडिकेट करनी है। आपने जितने सब्स्टिट्यूएंट है उतनी दफ़ा आपने पोजीशन को इंडिकेट करनी है। ये अलग बात है कि आपने जो है जो उनके नंबर्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट आउट करना है। इस केस में भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि बाज़ औक़ात जो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अलग-अलग कार्बन के ऊपर मौजूद होते हैं और बाज़ औक़ात सेम सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन के ऊपर मौजूद होते हैं। तो उसकी नेमिंग कैसे होगी? मिसाल के तौर पर ये वाला आप देख लें ये ब्यूटेन है, ठीक है। नंबरिंग ऑब्वियस, आप यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट करो, यहाँ से एक ही तरह की रहेगी। ये ब्यूटेन है, इसकी पेरेंट नेम है। आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, यहाँ से एक ही होगी। ये 2 है, 2 कार्बन है, ये 3 है, ठीक है। इस केस में आप ये देख रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं और ये अलग-अलग कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो अच्छा, इसका पेरेंट नेम क्या है? ब्यूटेन। अच्छा, मिथाइल ग्रुप चूँकि 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं तो आप मिथाइल ग्रुप के नाम से पहले डाई लगाएंगे। मिथाइल ग्रुप के नाम से पहले डाई लगाएंगे। अच्छा, वही मैंने बताया डाई आपने कैपिटल क्यों किया है, क्योंकि मैंने बताया था जब भी कोई नाम होता है उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप 2 के साथ अटैच है, इधर से भी कर लो, इधर से ये 2 बनेगा, इधर से करो, इधर से ये बनेगा, और एक 3 के साथ। तो आप 2 की पोजीशन को भी लिखेंगे, 3 की पोजीशन भी लिखेंगे, उनके दरमियान कॉमा इंडिकेट करेंगे, और फिर जब आपने इन दोनों की पोजीशंस लिख ली हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, तो आप हाइफन का इस्तेमाल करेंगे इसके नाम को लिखने से पहले, ठीक है। जब आपने पोजीशंस लिख दी है कॉमा का इस्तेमाल करते हुए, आपने मिथाइल ग्रुप की पोजीशन लिख दी है कॉमा का इस्तेमाल करते हुए, तो आप इन पोजीशन को सेपरेट आउट करेंगे फ्रॉम द नेम बाय द यूज़ ऑफ हाइफन। इसी तरह आपके पास जो ये है नेम, इसमें पेरेंट नेम जो है 1 2 3 4 5 पेंटेन है, ठीक है। अब पेंटेन के ऊपर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आप इसकी नेमिंग यहाँ से करो या यहाँ से करो, एक ही जैसी रहेगी। आप यहाँ से स्टार्ट करो 1 2, एक ही जैसी नंबरिंग आ रही है, ठीक है। नंबरिंग का मसला नहीं है यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप है और ये अलग-अलग कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? 2, 3, 4। आप इसको ऐसे करेंगे कि अच्छा, इसका मेन नेम पेंटेन है, पेंटेन से पहले आपने मिथाइल नाम लिखा है, मिथाइल से पहले ट्राई लिखा है क्योंकि 3 दफ़ा रिपीट है। ट्राई का टी आपने कैपिटल करना है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेटर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप इंडिकेट करेंगे पोजीशन, क्योंकि ये 2 3 और 4 पे है, तो 2 3 और 4 लिखकर इनके दरमियान कॉमा इंडिकेट करेंगे। फाइनली जब आपने 2 3 4 लोकेशंस लिख दी तो आप लोकेशन को सेपरेट करेंगे फ्रॉम द मेन नेम बाय द यूज़ ऑफ हाइफन, ठीक है। तो ये तो हमने वो केस पढ़े जहाँ पे सेम आइडेंटिकल ग्रुप जो है डिफरेंट कार्बन्स पे मौजूद है। नेक्स्ट हम जो फार्मूला पढ़ेंगे, इसमें आप देख रहे हैं कि सेम जो आइडेंटिकल ग्रुप है वो एक ही कार्बन के ऊपर अटैच है। मिसाल के तौर पे आप ये देख लें, ये इसमें पेरेंट चेन है वो ब्यूटेन है। आप नेमिंग का भी मसला नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, एक है। इस केस में 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं और इसमें ये भी एक क्वालिटी है कि इस कार्बन के साथ भी 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस कार्बन के साथ भी मिथाइल ग्रुप 2 अटैच है। आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, डजंट मेक अ डिफरेंस, ठीक है। अब आप इसका पेरेंट नेम है ब्यूटेन, साथ इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप चूँकि 4 दफ़ा रिपीट हुआ, आप यूज़ करेंगे टेट्रा का वर्ड। क्या यूज़ करेंगे? टेट्रा, ठीक है। और टेट्रा का टी आपने कैपिटल कर रहे हैं। अब अच्छा, सेकंड पोजीशन वाले कार्बन के साथ भी 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है, तो आप सेकंड पोजीशन की जो लोकेशन है वो 2 दफ़ा लिखेंगे 2, 2। फिर जो थर्ड कार्बन है इसके साथ भी 2 मिथाइल ग्रुप है, फिर 3, 3। इस तरह करेंगे। जब आप ये नंबर
लोकेशन आप इंडिकेट कर चुके हैं, फिर आप हाइफन का इस्तेमाल करेंगे उसको सेपरेट आउट करने के लिए फ्रॉम द मेन नेम। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ दीज 6 रूल्स अलाउज अस टू नेम मोस्ट ऑफ द अल्केन्स दैट वी शैल एनकाउंटर। 2 अदर रूल्स हाउ एवर मे बी रिक्वायर्ड ओकेजनली, कभी कभी हमें मज़ीद 2 रूल्स की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, वो 2 रूल्स क्या है? वन इज़ when 2 chains of equal length compete for selection, जब वो फर्स्ट रूल से रिलेटेड 2 मज़ीद इन्होंने रूल्स बताए हैं। जब आप पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेन चेन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और आपके पास ये वाली पोजीशन है कि आपके पास 2 चेन्स, आपके पास हर तरफ से 2 चेन्स इक्वल लेंथ की आ रही है। ठीक है, तो आपने उस चेन को सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर सब्सटेंट्स की तादाद ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो मैं दोबारा रूल नंबर 7 पढ़ती हूँ। व्हेन 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ कम्पीट फॉर सिलेक्शन एज द पेरेंट चेन, चूज़ द चेन विद द ग्रेटर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट, जिसके ऊपर सब्सटीट्यूएंट की तादाद ज़्यादा आ रही है। चाहे वो सब्सटीट्यूएंट छोटे और बड़े, लेकिन जिस चेन के ऊपर सब्सटीट्यूएंट की तादाद ज़्यादा आ रही है, आपने उस चेन को पेरेंट चेन के तौर पर सिलेक्ट करना है। इसी को मैं एग्जांपल से भी वाज़े कर देती हूँ। मिसाल के तौर पर, ठीक है, इधर जो है आप अगर इसको भी करते, यानी 1 2 3 4 5 6 ये पेरेंट चेन के ऊपर के तौर पर सिलेक्ट हुई है। अगर आप यहाँ से आप इंडिकेट करते, ठीक है, अब आपने जब इसको मेन चेन सेलेक्ट किया है तो इसके जो है सब्सटेंट्स कौन कौन से हैं? एक ये और एक ये। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इंडिकेट करते, वन 2 3 4 5 6, तो खैर इसके ऊपर भी थे 2 सब्सटेंट एक ही जगह पे थे। बहरहाल आपने ऐसे, वही कह रहे हैं कि अगर आपके पास जब आपके पास 2 चेन्स आ रही हैं इक्वल लेंथ की, तो आपने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिससे सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद ज़्यादा आती है। ठीक है, ये मैं इधर भी इंडिकेट कर रही थी, एक मिनट। इसमें जो इन्होंने पोजीशन इंडिकेट की हुई है, अच्छा ये 7 रूल्स जो है ना, ये एक और बात, ये हाँ जी आपकी बुक में और तरह का है। मैं आपकी बुक की भी मैं आपको पिक्चर भेज दूंगी। बुक में इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दिया। इन्होंने ये जो स्ट्रक्चर है ये इस रूल के साथ नहीं था। आपकी टेक्स्ट बुक में स्ट्रक्चर और है। ठीक है, तो मैं आपकी टेक्स्ट बुक के लिहाज से स्ट्रक्चर बताती हूँ। देखिए आपके पास जो टेक्स्ट बुक का स्ट्रक्चर है वो 7 कार्बन्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, मैं आपको टेक्स्ट बुक का स्ट्रक्चर भी आपको इंडिकेट कर देती हूँ। जो आपका जो टेक्स्ट बुक का स्ट्रक्चर है उसमें हेप्टेन 2 तरह से आता है। एक तरह से जब आप एक उसकी नंबरिंग करेंगी तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप जो है वो 2 आ रहे हैं, और दूसरी तरह से जब आप नंबरिंग करेंगी तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट की तादाद 4 आ रही है। ठीक है, ये भी मैं आपको समझा दूंगी। आपकी टेक्स्ट बुक में जो हुआ है ना इंडिकेट स्ट्रक्चर, ये वाला आपकी स्ट्रक्चर आपकी टेक्स्ट बुक वाला नहीं है। ठीक है, इसके साथ नहीं है। अगर आप, वही बात है कि अगर आप टेक्स्ट बुक, अगर आपके पास जो रूल नंबर 7 के मुताबिक आपकी टेक्स्ट बुक में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हेप्टेन है, पेरेंट चेन, 2 तरह से आप नंबरिंग कर सकती हैं। एक तरह से नंबरिंग करेंगे तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट की तादाद 2 आएंगी, लेकिन दूसरी तरह से नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट की तादाद 4 आएगी। तो आपने वहाँ से उस तरह से उस जगह आपने यानी अगर आप एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगी तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट 4 आएंगे, दूसरी पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट की तादाद 2 आएगी। तो आपने उस पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है जहाँ सब्स्टिट्यूएंट की तादाद ज़्यादा आ रही है। ठीक है, अब मैं रूल नंबर 8 पर बता देती हूँ। when branching first occurs at an equal distance from either of the longest chain। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट नंबर 8 है वो नेमिंग, वो क्या कहते हैं, नंबरिंग से रिलेटेड है। फर्स्ट तो जो आपका रूल नंबर 7 है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को होती है कि आपके पास 2 पेरेंट चेन्स आती हैं, वो इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो रूल नंबर 7 है ये थोड़ा सा एक्सटेंशन है फर्स्ट रूल की। रूल नंबर 7 जो है ये एक्सटेंशन है फर्स्ट रूल ऑफ नेमिंग की। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम
मैंने आपको बताया जो रूल नंबर 7 है, फर्स्ट रूल की एक्सटेंशन है। बाज़ औक़ात हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, दोनों तरफ से इक्वल पेरेंट चेन आती है, तो हम उसको पेरेंट चेन के तौर पर सेलेक्ट करते हैं कि क्या कहते हैं, जिस पे सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद ज़्यादा है, ठीक है। और जो रूल नंबर 8 है वो एक तरह से, जो रूल नंबर 8 है वो सेकंड रूल की एक्सटेंशन है। जो रूल नंबर 8 है वो सेकंड रूल की ही एक्सटेंशन है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम नंबरिंग ऐसे कर रहे होते हैं, व्हेन ब्रांच, इसमें ये रूल नंबर 8 में पढ़ के बता देती हूँ। व्हेन ब्रांचिंग फर्स्ट अकर्स एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द लॉन्ग चेन, चूज द नेम दैट गिव्स द लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। वो ये कह रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हम नंबरिंग ऐसे कर रहे होते हैं कि किसी भी तरह से हम नंबरिंग करें, एक कोने से हम नंबरिंग स्टार्ट करें या दूसरी नंबरिंग स्टार्ट करें, तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को एक ही जैसा नंबर मिल रहा होता है, ठीक है। तब आपने, अब आप यानी आप एक चेन की एक सिरे से नंबरिंग करते हैं, तब भी जो सब्स्टिट्यूएंट को वही नंबर मिलता है। दूसरी तरफ से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तब भी सब्स्टिट्यूएंट को वही नंबर मिलता है। तो फिर आपने देखना है कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को किस जगह से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको छोटे से छोटा नंबर मिले। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पे आपको ये बता रहे हैं कि जैसे कि आपके पास ये ग्रुप ये है, आपको पता है इसकी पेरेंट चेन जो है वो जैसे दिखाई दे रहा है, ये हेक्सेन है। अगर आप इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आप ये देख रहे हैं इस इधर से स्टार्ट करें, 3 सब्स्टिट्यूएंट है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को 2 पोजीशन मिल रही है, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को 3rd पोजीशन मिल रही है, और थर्ड सब्स्टिट्यूएंट को 5th पोजीशन मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट को तो 2nd पोजीशन मिल रही है, लेकिन दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को 4th मिल रही है और 3rd को 5th मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो इस जगह से सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को 3rd पोजीशन मिल रही है, लेकिन अगर आप यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करते तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को 4th पोजीशन मिलती। तो इसीलिए आप उसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगी। ये बात समझ आई है? तो ये बता रहे, दोबारा मैं पढ़ के बताती हूँ। व्हेन ब्रांचिंग फर्स्ट अकर्स एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, चूज द नेम दैट गिव्स द लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? इधर ये है सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जिसको यहाँ से कम पोजीशन मिल रही है, ठीक है। तो अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? वही बात है, ये हेक्सेन है, 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 3 और 5 के साथ अटैच है और 3 दफ़ा रिपीट है। तो आप लिखेंगे ट्राई मिथाइल का टी कैपिटल है और इस तरह इंडिकेट करेंगे 2, 3, 5 हाइफन के साथ ट्राई मिथाइल हेक्सेन। इसकी आप नेमिंग ऐसे नहीं करेंगे 2 4 5 ट्राई मिथाइल, बल्कि ये वाली करेंगे, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर कंप्लीट है। आपका जो बुक वाला वो भी मैंने आपको बता तो दिया, मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगी क्योंकि आपकी ये वाला स्ट्रक्चर आपकी बुक में डिफरेंट है, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन है तो बता दीजिएगा। बहुत बड़ा था यार।